हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर 10 है, जिसमें है आपका कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सो दिस इज योर टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सबसे पहले हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मीन्स कोई इंसान जो कोई भी जॉब कर रहा है, चाहे छोटी जॉब हो, बड़ी जॉब हो, कम पे स्केल पे जॉब हो, ज्यादा पे स्केल पे जॉब हो, कोई भी ऐसी जॉब अगर आप कर रहे हो, आप फ्री नहीं बैठे हो घर में, आपको कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है कोई काम करने की वजह से, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो आज हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ टॉपिक स्टडी करेंगे। सो कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? जनरली फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ सिचुएशन ऑफ विच डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। देखो, फुल है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितनी आपको लेबर चाहिए, आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको 100 लेबर चाहिए, 100 लेबर की डिमांड है और 100 की लेबर की क्या है? सप्लाई है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट। जितने लोगों को रोजगार चाहिए उतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। माइंड माई वर्ड्स, रोजगार चाहिए। ऐसे लोग बीच में काउंट नहीं होंगे जिनको रोजगार चाहिए ही नहीं, जिनको फ्री बैठना है, वो आपके इसमें काउंट नहीं होंगे। जिनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वेयर डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। जितनी डिमांड है लेबर की, अगर आपको 100 लेबर चाहिए, 100 लेबर की डिमांड है, तो सप्लाई भी आपकी 100 लेबर्स की है। 50 लेबर या 20 लेबर या 200 लेबर्स की सप्लाई नहीं है, सप्लाई भी आपकी उतनी ही लेबर्स की है जितनी लेबर्स की डिमांड है। और इट इज a situation at which all people who are willing to work at prevailing age rate get work। जैसा कि मैंने बोला, willing to work, those people are not included, those who are not willing to work। जो लोग काम नहीं करना चाहते उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, जबरदस्ती आप उठा के एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, वो लोग जो काम करना चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। और जितने लोग काम करना चाहते हैं उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ठीक है, एट प्रिवेलिंग एज रेट, जितनी भी एज रेट जो है उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ठीक है, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इवन इन फुल एम्प्लॉयमेंट सम काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे एग्जिस्ट। आप ये नहीं सोच सकते हमने बोल दिया कि चलो जे एंड के स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल ले लो, जे एंड के स्टेट है, जे एंड के स्टेट में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो काम नहीं करता। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अनएम्प्लॉयड है, बट वो अनएम्प्लॉयड पर्सन विलिंग टू अनएम्प्लॉयड है, उनको आप जबरदस्ती काम नहीं दिलवा सकते, वो काम करना ही नहीं चाहते। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी इकोनॉमिक्स में प्रिवेल नहीं करती, कभी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आपकी नहीं होती। कहीं ना कोई गुंजाइश रह ही जाती है। कुछ लोग खुद ही काम नहीं करना चाहते, कुछ लोगों ने रिसेंटली जॉब चेंज करने का सोचा होता है, कुछ लोगों ने अपना काम स्टार्टअप करने का सोचा होता है, इसलिए उन्होंने काम छोड़ा होता है और थोड़ी देर के लिए वो घर पे होते हैं। तो वैसे थोड़ी थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं इकोनॉमी में होती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमी में हर कोई काम कर रहा है। इसका मतलब है जो करना चाहते हैं, जो छोड़ना नहीं चाहते, जिनका कोई और प्लान नहीं है, या जो फ्री नहीं बैठना चाहते, जो काम करना चाहते हैं, उनको काम मिल रहा है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जीरो अनएम्प्लॉयमेंट में आप ले सकते हो कि एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो अनएम्प्लॉयड है। सो जीरो में आप ये ले सकते हो कि एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो अनएम्प्लॉयड नहीं है, बट फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो लोग काम करना चाहते हैं वो एम्प्लॉयड है। तो ये डिफरेंस आपका जीरो अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट के बीच में। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट अगर मैं बोल रही हूँ जे के स्टेट में, इट मीन्स कोई भी पर्सन फ्री नहीं है, हर कोई ना कोई काम कर रहा है, हर पर्सन कोई ना कोई काम कर रहा है, वो आपका जीरो अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। फुल एम्प्लॉयमेंट में आता है
कि जो पर्सन काम करना चाहता है सिर्फ वही काम कर रहा है, जबरदस्ती आप किसी को उठा के काम नहीं दे रहे हो, ठीक है। So full employment doesn't mean a situation of zero unemployment. Here it is a situation of everyone who wants to work is working except for those who fictionally and structurally unemployed. देखो fictionally और structurally क्या होते हैं ये हम अभी आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा हर कोई पर्सन जो काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है। फिक्शनली स्ट्रक्चरली मीन्स कुछ लोगों ने काम छोड़ा होता है कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, तो उन लोगों को तो हम बीच में काउंट नहीं करते। कुछ लोग अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड होते हैं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, उनको भी हम इसमें काउंट नहीं करते। सिर्फ उन लोगों को जो काम करना चाहते हैं, इट मीन्स आपको वो जॉब चाहिए, आपको वो जॉब मिल रही है, क्लियर। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मुझे काम करना था मुझे काम नहीं मिल रहा, तो वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकता। इसका मतलब आप फुल एम्प्लॉयड नहीं हो। फुल एम्प्लॉयड मीन्स एक भी पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल रहा। हर पर्सन जो काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है, इट कम्स अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत टाइप्स की होती है, ठीक है। आप घर पे बैठे हैं आपको रोजगार नहीं मिल रहा, सिर्फ वही अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट इज अनएम्प्लॉयमेंट caused by changing of jobs in a dynamic economy, भी मैंने पहले ही बताया। सपोज करिए आप एक फर्म है जहां पे आपको ₹5,000 मिल रहे हैं पर मंथ, ठीक है। आई नो इट्स वेरी लेस बट स्टिल देयर आर मैनी पीपल हु आर अर्निंग दिस मच ओनली। तो एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक फर्म है जिसमें आपको ₹5,000 मिल रहे हैं पर मंथ, वहीं आपको दूसरी फर्म का ऑफर आता है जिसमें आपको ₹15,000 वो लोग जो है ऑफर कर रहे हैं कि आप वो फर्म छोड़ के हमारी फर्म में आ जाइए तो हम आपको 15,000 ऑफर करेंगे। लेकिन हमारी जो फर्म है उसका काम नेक्स्ट मंथ जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं एक नई फर्म खोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको 15,000 दूंगी बट आपका जो काम है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, आप अभी जो फर्म में काम कर रहे हैं वो काम आप छोड़ दो। तो आपने वो काम छोड़ दिया और थोड़ी देर के लिए आप घर पे बैठे रहे क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही नया फॉर्म जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा आपको नई फॉर्म में जॉब मिल जाएगी। तो वो थोड़ी देर के लिए जो आप अनएम्प्लॉयड थे, मीन्स आप जॉब चेंज करने के लिए थोड़ी देर के लिए अनएम्प्लॉयड हो, तो वो आपका आ जाता है फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके अलावा आप एक काम कर रहे हो बट आपको उस काम में खुशी नहीं मिल रही, सो यू आर डिसाइडिंग टू चेंज योर जॉब, ठीक है। आप चाहते हैं आप कोई और जॉब करे, तो आप वो काम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो ताकि आप दूसरी जॉब ढूंढ सको। मिली नहीं है अभी बट आप ढूंढ रहे हो और डेफिनेटली मिल जाएगी, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। तो वो थोड़ी देर के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपकी, जो आपने नई जॉब को ढूंढने के लिए लाई, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक कॉजेज ड्यू टू, इसके अलावा इमोबिलिटी ऑफ लेबर की वजह से भी होता है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मेरी फॉर्म में रॉ मटेरियल्स खत्म हो गए तो मैं लेबर को क्या करूंगी, ठीक है। लेबर जिससे जिससे कोई चीज बना रहा है, खाने की चीज बना रहा है या पहनने की चीज बना रहा है, तो वो चीज जिस चीज से बन रही है, अगर मेरे पास कपड़ा ही खत्म हो गया तो वो शर्ट किस चीज से बनाएंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ कि थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, जैसे ही रॉ मटेरियल आता है वापस काम पे आ जाना, ठीक है, आई विल कॉल यू। तो वो थोड़ी देर के लिए जो होता है दैट इज फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये आपकी परमानेंट नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कोई भी रीजन हो सकता है, वेयर एंड टेयर, मशीन खराब होगी तो मैंने आपको बोल दिया कि चलो 3-4 दिन की छुट्टी, मशीन खराब हो गई है, तो वो जो 3-4 दिन की अनएम्प्लॉयमेंट थी वो आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाती है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब खुली है, ठीक है, मार्केट में या कहीं भी आप कोई बिजनेस न्यूज अगर पढ़ते हैं या कहीं भी नई जॉब आई है बट आपको पता ही नहीं है, तो उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी आपकी फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट में आती है। तो ये जो रीजंस हैं इनको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन में क्या था, आप जॉब चेंज कर रहे हैं उस चीज के लिए, या फिर आपकी मशीन खराब हो गई या रॉ मटेरियल्स कम हो गए, उस वजह से जो थोड़ी देर के लिए आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है वो आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इट हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स। देखिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लोगों को काम चाहिए, ठीक है, उससे पहले आप यू हैव टू फेस इंटरव्यू, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें देखा जाता है कि जो भी जॉब आपको दे रहे हैं क्या आपको वो जॉब करने की स्किल्स हैं,
क्या वो जॉब करने के काबिल हैं। तो ये जो इंटरव्यू लिया जाता है ये आपका स्किल्स टेस्ट करने के लिए लिया जाता है, या फिर कोई टेस्ट ले लेते हैं, आपका एंट्रेंस टेस्ट ले लो कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी जॉब के लिए, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट ले लो जिसमें कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स जो है वो देखी जाती है, या कोई भी नॉर्मल आप जॉब करना चाहते हैं तो उससे पहले वो देखते हैं कि क्या आप में स्किल्स हैं या नहीं। आप एक टीचिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, यू आर गोइंग फॉर अ टीचिंग जॉब, और जब आपका इंटरव्यू होता है एंड वो आपको बोलते हैं कि आप एक डेमो दो, तो आप डेमो नहीं दे पाते हो, आप पढ़ा ही नहीं पाते हो, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता पढ़ाने का, तो वो फिर आपको रखेंगे एज ए टीचर? नहीं रखेंगे। तो क्या आप बोल सकते हो गवर्नमेंट को कि यार जॉब्स ही नहीं है टीचिंग की, जबकि आप में ही स्किल्स नहीं है? तो लैक ऑफ स्किल्स, कि आप में वो स्किल नहीं है जॉब की, इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रही। ये नहीं है कि डिमांड नहीं है या आप जॉब ले नहीं सकते, बट आप में स्किल नहीं है उस जॉब के लिए, सो लैक ऑफ स्किल की वजह से आपको वो जॉब नहीं मिल रही। सो इट हैपेंस ड्यू टू द लैक ऑफ स्किल्स वैल्यूड बाय द लेबर मार्केट। जो भी हमारी लेबर मार्केट है जिसमें उनको लेबर्स चाहिए जॉब करने के लिए, बट एक स्किल्ड लेबर चाहिए और आपके पास वो स्किल नहीं है। अगर उनको कपड़े बनाने वाला बंदा चाहिए और आपको बनाना ही नहीं आता, आपके पास स्किल ही नहीं है, तो फिर आपको वो क्यों रखेंगे अपनी जॉब में, ठीक है। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर चेंजेस इन द इकोनॉमी लाइक शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट। ये जो आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से भी आती है, ठीक है। फैक्टर ऑफ पेमेंट कौन से होते हैं? हमने इकोनॉमी में पढ़े हैं फैक्टर ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। 4 फैक्टर ऑफ पेमेंट्स होते हैं। आपके लैंड के जो होते हैं, लैंड में क्या मिलता है आपको? रेंट मिलता है, ठीक है। लेबर है, लेबर को क्या मिलते हैं? वेजेस मिलते हैं। तो इन चीजों में जो शॉर्टेजेस होती हैं वो भी आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होती हैं। क्लियर? तो बेसिकली बस याद रखना मेन चीज है इसमें लैक ऑफ स्किल। वो अनएम्प्लॉयमेंट जो आपकी लैक ऑफ स्किल की वजह से है, आपको पढ़ाना ही नहीं आता तो वो क्यों रखेंगे आपको टीचर? तो आपके लैक ऑफ स्किल की वजह से अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है वो आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल के बीच का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रिक्शन मीन्स आपने एक जॉब चेंज करनी है और थोड़ी देर के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो, तो वो आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। या सपोज करो गर्मियों में कोई ऐसी सिटी है कश्मीर है जहाँ आपकी सर्दियों में मार्केट, एग्जांपल ले लीजिए, मार्केट बंद रहती है, बर्फ पड़ती है, तो सिर्फ गर्मियों में आप जॉब्स करते हो, तो सर्दियों में जो आपकी बंद रहती है मार्केट वो जो आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। मीन्स परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपको पता है कि दोबारा आप वहां जाओगे, काम करोगे, पैसे कमाओगे, तो वो थोड़ी देर के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल मीन्स आप में स्किल ही नहीं है शॉप चलाने के, तो उन्होंने रखा ही नहीं आपको शॉप पे, तो वो आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आ गई। क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री। देखो एक छोटा सा डिफरेंस है वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री में, सारा क्लियर हो जाएगा। वॉलेंट्री का मतलब होता है आप कोई चीज अपनी इच्छा से कर रहे हो, ठीक है। इनवॉलेंट्री मीन्स कोई चीज आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो। सो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो आपकी इच्छा से है, मीन्स आप काम ही नहीं करना चाहते, आप खुद बेरोजगार रहना चाहते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आ जाते हैं आपके वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में। इनवॉलेंट्री मीन्स आप काम करना चाहते हो, आपको काम नहीं मिल रहा, मीन्स नो फुल एम्प्लॉयमेंट। आप काम करना चाहते हो, आपको काम नहीं मिल रहा, दैट इज कम अंडर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू वर्क। वो काम खुद ही नहीं करना चाहता, आप उसको काम दे रहे हो कि मैं तुम्हें 15,000 पे कहीं लगा देता हूँ, तुम उठो, लेकिन वो बंदा मानता ही नहीं कि जॉब सैलरी कम है या ये काम मुझसे नहीं होता, बहुत मेहनत का काम है, या कोई भी ऐसे रीजन देता है और अपनी मर्जी से वो जॉब नहीं करता है, तो वो आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आता है, वॉलेंट्री में, सॉरी। एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इवन व्हेन वर्क इज अवेलेबल, ठीक है, उसको सैलरी कम लग रही है, वेजेस कम लग रहे हैं, या उसको कोई और रीजन है, मेहनत ज्यादा करनी है या कुछ भी है, तो वो बहाना बना रहा है या जो भी है, क्योंकि जिसको काम की जरूरत होती है वो कर लेता है, ठीक है। तो कोई भी रीजन दे रहा है बट वो उसको जॉब अवेलेबल है, वो जॉब नहीं कर रहा है, तो दैट कम अंडर योर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे, देखो हम आपको जॉब्स अवेलेबल कर रहे हैं बट आपको वेजेस कम है या कुछ ऐसे रीजन है, आप खुद ही फ्री बैठना चाहते हो, तो वो आप वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड हो। ऐसा मत बोलो कि जॉब्स नहीं है, ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। सच अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ठीक है। अगर आपने देखना है कि देश में कितनी बेरोजगारी है, आप चेक कर रहे हो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है,
आप चेक कर रहे हो ठीक है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ठीक है, आपको चेक करना है कि इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो क्या आप उन लोगों को भी चेक करोगे जो खुद ही काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप उन लोगों को चेक करोगे इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में जो लोग विलिंग है वर्क करने के लिए, जो लोग विलिंग है वर्क करने के लिए बट उनको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, तब आप चेक करोगे कि ये लोग जो है ये अनएम्प्लॉयड है, इनको काम चाहिए, इनको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो लोग खुद ही फ्री बैठ रहे हैं आप उनको अनएम्प्लॉयड में काउंट क्यों करोगे? फिर क्यों आप अपने देश का हाल बिगाड़ोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी बढ़ रही है, बट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग खुद ही काम नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है क्योंकि लोग काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। क्लियर? सो आई होप वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का जो है ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सो सिंपल सी लैंग्वेज में वो अनएम्प्लॉयमेंट मैंने पहले ही बता दिया कि आप काम करना चाहते हो बट आपको काम नहीं मिल रहा है। इट इज कंपल्शन टू रिमेन अनएम्प्लॉयड बिकॉज जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। आपको मजबूरी में अनएम्प्लॉयड रहना पड़ रहा है। आपको 10 के आपको 5,000 की भी जॉब जो है वो अवेलेबल नहीं हो रही है। ठीक है, आप 5,000 पे भी काम करने को रेडी हो, आप 1 पे भी काम करने को रेडी हो, बट आपको कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं हो रही है, तो वो आपकी आ जाती है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं हो, आपको जॉब ही नहीं मिल रही है, आपको गवर्नमेंट जॉब दे ही नहीं रही है। क्लियर? इन द मार्केट ऑल्सो पर्संस आर विलिंग टू वर्क। लोग जो है वो काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क। ठीक है, एट प्रिवेलिंग वेजेस, जितनी भी वेजेस आप दोगे, वी आर रेडी टू वर्क, हम काम करना चाहते हैं, आप जॉब्स तो दो, लेकिन नहीं दे रहे हो तो हम क्या है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है। सो ये आपका टोटल अनएम्प्लॉयमेंट जब हम कंट्री में काउंट करते हैं उसमें काउंट किया जाता है, उसमें इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड ही काउंट किए जाते हैं, वॉलेंट्री काउंट नहीं किए जाते। ठीक है, जो लोग काम करना चाहते हैं, मैं काम करना चाहती हूँ, मैं 500 में भी रेडी हूँ, आप काम तो दो, पर आप नहीं दे रहे, तो मुझे आप अनएम्प्लॉयड में काउंट कर सकते हो। पर मैं नखरे करके नहीं, मुझे 500 क्या, मुझे 15,000 भी बहुत कम है, मुझे ज्यादा पे स्केल में जॉब चाहिए, मुझे इतनी दूर नहीं मैं जा सकती काम करने। तो ये सब चीजों की वजह से अगर आप काम नहीं कर रहे हो जबकि जॉब्स अवेलेबल हैं तो आप वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड हो। बट आप बोल रहे मैं कहीं भी जान के काम करने को तैयार हूँ, मुझे बस नौकरी चाहिए, लेकिन तब भी नहीं मिल रही, तो आप इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड हो। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। ठीक है, तो जब भी हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट डिटरमाइन करते हैं, ये आपका सबसे पहले किसने दिया था? कीन्स ने दिया था। ठीक है, कीन्स ने ये कंसेप्ट दिया था कि किस हिसाब से आप इनकम और आउटपुट जो है इसको इक्विलिब्रियम लेवल पे लाते हो, कि आपका कैसे इक्विलिब्रियम पे है। क्लियर? तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें दो बेसिक चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये दो कंसेप्ट हैं जो क्या डिटरमाइन करते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनको अच्छे से आप पढ़ लो। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है। चलिए, in the context of Keynesian economics, in the concept of equilibrium level of aggregate demand and aggregate supply is given। मैंने पहले ही बोला, पहला इसका क्या था? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो सबसे पहले ये किसने दिया था? कीन्स ने दिया था। तो ये कीनेशियन इकोनॉमिक्स में आपका पाया जाता है, जिसमें उन्होंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करी है। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक एजम्पशंस भी हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमिक्स ऑल थिंग्स गोज ऑन एजम्पशन। ठीक है, आप जितनी भी थ्योरीज उठा के देख लीजिए इकोनॉमिक्स की, कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं होगी जिसमें अजम्पशंस नहीं होंगे। अजम्पशंस आर एवरीवेयर। ठीक है, कोई भी ऐसी थ्योरी उठा के देख लीजिए, अजम्पशन सब में होंगे। तो पहला अजम्पशन क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी नहीं है। दूसरा क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज स्टडीड इन द कांसेप्ट ऑफ टू सेक्टर मॉडल। क्लोज्ड है, टू सेक्टर मॉडल है। टू सेक्टर मॉडल मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, सिर्फ एक आपका हाउस होल्ड है और एक आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, होम्स वगैरह ले लीजिए। ठीक है, तो ये टू सेक्टर मॉडल आ जाता है, जिसमें आपके सिर्फ दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट नहीं है। इट इज अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इट ऑटोनोमस। इन्वेस्टमेंट अपने आप हो रही है,
इकोनॉमी में कोई भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, तो भी कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट हो रही है। प्राइस लेवल इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, प्राइस जो है हमने यहाँ पे क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड इन द कांसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, और ये क्या है, शॉर्ट रन है, टू सेक्टर है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, शॉर्ट रन है। लॉन्ग रन में ये जो थ्योरी है आपकी नहीं चलेगी। और सप्लाई आपकी क्या है, इलास्टिक है, सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई जो है आपकी क्या है, इलास्टिक है, चेंज हो रही है। इलास्टिक मैंने कंसेप्ट करवाया हुआ इलास्टिसिटी का, तो अगर जो चीज इलास्टिक होती है इट मीन्स वो चेंज होती है, ठीक है। चलिए, तो मैंने पहले ही बोला वी हैव टू अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, ठीक है। तो कौन से दो अप्रोचेस है हमारे, दो अप्रोचेस हैं इसके लिए, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच, सप्लाई इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। क्लियर? चलिए, according to this approach GDP is achieved when aggregate demand is equals to aggregate supply। आपकी GDP, आपको जितनी GDP चाहिए उतनी GDP आपको मिल रही है कब, जब आपका ये होगा एग्रीगेट डिमांड आपका एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है। देखिए एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, C प्लस आई, ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, C प्लस एल। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है, इस तरह से आ गया C प्लस आई इज इक्वल्स टू C प्लस एस। क्लियर? C आपका कैंसिल, ये आपका दूसरा अप्रोच हो गया इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सप्लाई। क्लियर? तो ये है आपका पहला डिटर्मिनेशन, किस तरह से, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई में आपका इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग आपका आ जाता है। क्लियर? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड आपकी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई आपकी कंजप्शन प्लस सेविंग के इक्वल है, कंजप्शन आपकी कैंसिल, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग। ऐसे ही आपके इकोनॉमी में बड़ी जगह इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग लिया जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल आया कैसे है, तो इस तरीके से आया है, ठीक है। Aggregate demand refers to desired level of expenditure in the economy and aggregate supply refers to desired level of output in an economy. Desire means जितना आपको चाहिए, ठीक है, जितना you want, जितना आपको चाहिए उतनी आपकी डिमांड है, और जितना आपको चाहिए उतनी आपकी सप्लाई है, वो आ जाता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो अभी इसका टेबल है, इस पर जरा नजर मार लेते हैं। टेबल के बाद डायग्राम भी है, तो देखो जहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगा वो आपका इक्विलिब्रियम होगा। लेट मी चेंज द कलर्स ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगा वहां पे आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, वो आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल, जहां पे दोनों चीजें इक्वल होंगे। क्लियर? तो पढ़ो, जहां पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 0 है वहां पे सप्लाई 0 है, डिमांड कितनी है 20, लेवल ऑफ 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 29। जब आपका लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 20 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। जब आपका 30 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 35। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 40। 40 आपका आउटपुट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, 40 आपका सप्लाई है, 40 आपका डिमांड है, यानी कि आपका एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो ये आपका क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे जो है आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, बट यहाँ पे ये इक्वल है। तो जहां पे इक्वल होगी वहां पे क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम लेवल होगा। क्लियर? ये आपकी डायग्राम है, ये आपकी इनकम है, ठीक है। डिमांड आपकी 0 से स्टार्ट नहीं थी, इनकम आपकी 0 से स्टार्ट है, ये 0 से इनकम स्टार्ट है आपकी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था एग्रीगेट डिमांड कभी भी आपकी 0 से स्टार्ट नहीं होती। आपकी चाहे 0 इनकम होगी, ठीक है, चाहे आपकी 0 इनकम होगी, स्टिल योर डिमांड विल बी पॉजिटिव, आप डिमांड करोगे,
अच्छा है, किसी से उधार लेके डिमांड करोगे, या खाना तो खाना है ना, तो किसी से उधार लेके खाओगे या चोरी करके खाओगे, जैसे भी खाओगे, बट आपकी जो डिमांड है वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती, चाहे आपकी इनकम नेगेटिव क्यों ना हो। ठीक है, तो ये आपकी जीरो है, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है, और जहां पे आपकी इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका एग्रीगेट इनकम इज इक्वल्स टू सप्लाई, या फिर जिसको आप एएस भी बोल सकते हैं। क्लियर? जहां पे आपका एएस इज इक्वल्स टू एडी है, वो आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? चलो, अब कुछ कंसेप्ट आता है कि क्या हो जाएगा अगर आपका एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाएगा तो। ठीक है, मींस सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, लोग को वो चीजें ज्यादा चाहिए, मैं सिर्फ 10 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ बट लोगों को 100 शर्टें चाहिए, तो मेरी जो सप्लाई है वो कम है, सॉरी सप्लाई ज्यादा, यानी कि मैं 100 शर्टें प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं 100 शर्टें बेचना चाहती हूँ, पर लोगों को सिर्फ 10 ही चाहिए। मैं 100 प्रोड्यूस कर रही हूँ बट लोगों को सिर्फ 10 खरीदनी है, लोगों को 100 नहीं खरीदनी, तो यानी कि मेरी सप्लाई ज्यादा है, लोगों की डिमांड कम है। क्लियर? सो देन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू एक्सीड्स द डिमांड, की जो फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी इकोनॉमी में, बाजार में चीजें ज्यादा आ जाएंगी और आपकी जो डिमांड होगी वो बिल्कुल कम होगी। एज ए रिजल्ट गुड्स रिमेन अनसोल्ड, ऑब्वियसली अगर मैं 100 शर्ट्स बना रही हूँ और आपको सिर्फ 10 चाहिए, तो मेरी 90 क्या जाएंगी, मेरी 90 अनसोल्ड जाएंगी। ठीक है, मेरी 90 शर्ट्स तो बिकेंगी ही नहीं। तो एज ए रिजल्ट प्रोड्यूसर कट्स इट्स प्रोडक्शन एंड एग्रीगेट सप्लाई रिड्यूसेस एंड इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। तो मैं क्या करूंगी, मैं जो फर्दर जो मेरे शर्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं प्रोड्यूसर्स, उनकी प्रोडक्शन कट कर दूंगी, मैं बोलूंगी कि अपनी जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप कर दो, यहीं पे स्टॉप कर दो, जब तक मेरी ये 90 शर्ट्स नहीं बिकती मैं और प्रोडक्शन नहीं करूंगी। तो इस तरह से क्या होगा, मेरी सप्लाई कम हो जाएगी। क्लियर? पहले मेरी 100 सप्लाई थी, फिर मेरी 90 सप्लाई में एक्स्ट्रा कोई भी शर्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही। ठीक है, फिर मेरी 80 सप्लाई हो जाएगी, बिकती बिकती मेरी एक टाइम पे आएगा आपकी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा, कि सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जब आपकी डिमांड ज्यादा हो तो क्या होगा, देखो जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती ना, वहां पे मार्केट फोर्सेस खुद अपना काम करती हैं, खुद ही एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आती हैं, कुछ इस तरह से काम करती है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो। सप्लाई ज्यादा होगी, मैं प्रोडक्शन कम कर दूंगी ताकि डिमांड की इक्वल हो जाए। डिमांड ज्यादा होगी मीन्स मैं 10 शर्टें प्रोड्यूस कर रही हूँ और डिमांड कितनी की, 100 की, तो फ्लो लेस हो जाएगा। ठीक है, then their demand, then the producer will desire greater production and aggregate supply will increase। तो मैं ऑब्वियसली क्या करूंगी, मैं बोलूंगी जहां आप 10 शर्टें प्रोड्यूस कर रहे हो वहां 50-50 शर्ट्स बनाओ, तो जिस तरह से मेरी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी और मेरी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जरूरत पड़े तो मैं एक्स्ट्रा लेबर भी लगाऊंगी बट मुझे मेरी सप्लाई ज्यादा चाहिए, तो इस तरह से मैं सप्लाई ज्यादा करूंगी और ऐसे करते करते मेरी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। क्लियर? तो ये किस तरह से बस ये बताया है कि अगर आपकी एक चीज कम ज्यादा हो भी जाती है तो मार्केट फोर्सेस आपकी इस तरीके से काम करती हैं कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ ही जाती है। ठीक है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, पहली अप्रोच हमने क्या पढ़ी थी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। दूसरी अप्रोच हमने क्या पढ़ी है, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेविंग इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। देखो आपकी अगर इनकम ज्यादा होगी तो आपकी सेविंग ज्यादा होगी, ये तो आप मानते हो। बेशक आपकी डिमांड जो है वो कंजप्शन जो है वो आपकी इनकम से इतनी रिलेटेड नहीं होती, बट जो आपकी सेविंग है वो आपकी पॉजिटिवली रिलेटेड होती है आपकी इनकम से। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपकी कंजप्शन ज्यादा हो, आपकी सेविंग ज्यादा होगी। ठीक है, मेरी इनकम 1000 थी जिसमें से मैं 500 क्या करती थी, सेव करती थी, और 500 जो थी वो क्या करती थी, कंज्यूम करती थी। क्लियर? मेरी इनकम 1000 से 5000 हो गई। अब देखो अगर घर में 4 लोगों को खाना आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि 5000 में मैं 10 लोगों का खाना ले आऊंगी, 4 लोग हैं तो 4 लोग जितना ही खाएंगे। हाँ, थोड़ी सी अपनी कंजप्शन बढ़ा दूंगी, 500 से 1000 या 2000 कर लो, अपनी कंजप्शन जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दूंगी, बट मेरी सेविंग भी तो बढ़ेगी। सेविंग कितनी बढ़ी मेरी, 3000।
3000 में सेव कर रही हूँ, यानी कि जहां मेरी 500 थी वहां मेरी 3000 सेविंग हो गई। तो इनकम जब आपकी बढ़ती है तो सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ती है। कंजप्शन चाहे 200 ना ही हो, कंजप्शन चाहे मैं 500 ही करूँ कि मुझे कोई नई चीज चाहिए ही नहीं, मेरे घर में सब कुछ अवेलेबल है, गाड़ी है, घर है, एसी है, एलईडी है, खाना सबका आ रहा है, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए ही नहीं, तो हो सकता है कंजप्शन में नहीं भी बढ़ा, बट सेविंग मेरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इनकम जब बढ़ती है तो सेविंग आपकी बढ़ती ही बढ़ती है। क्लियर? So saving is positively related to income. However, at lower level of income can be negative. कि आपकी जब इनकम बिल्कुल कम है तो आपकी सेविंग नेगेटिव भी जा सकती है। मीन्स आपको 500 इनकम है आपकी, तो लेकिन आपका खर्चा कितना है, 600 है, तो आप 100 रुपया जो है वो अपनी पुरानी सेविंग से निकाल लोगे, जो पहले की सेविंग की होगी, तो आपकी सेविंग क्या गई, नेगेटिव गई। ठीक है, सेविंग नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं आप खर्च रहे हो, तो सेविंग आपकी नेगेटिव भी जाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, ऑटोनॉमस, हमने ये एजम्पशंस में लिया था। इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनॉमस है। क्लियर? तो ये आपका टेबल आ जाता है, ये हमें इनकम दी है, ये हमें कंजप्शन दिया है, और सेविंग की फॉर्मूला याद रखना, इनकम माइनस कंजप्शन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, आपकी इनकम जो है 5000 है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इनकम। इनकम क्या आपकी 5000, जिसमें से आप कंजप्शन कितना कर रहे हो, 2000। ठीक है, कितना कंजप्शन कर रहे हो, 2000। सेविंग कितना करोगे, ऑब्वियसली जो बचेगा। ठीक है, 5000 में से 2000 हम निकाल लेंगे, जो हमने खर्च दिया, तो कितना बचा, 3000 आपकी क्या आ गई, सेविंग। तो इनकम माइनस कंजप्शन ही हुई ना आपकी सेविंग। क्लियर? तो ये आपका सेविंग का फॉर्मूला है, सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजप्शन। और ये आपका इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे आपकी इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगी, जहां आपका सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि हम सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो देखते जाओ, इनकम में से कंजप्शन माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस में आपकी सेविंग जा रही है, यहाँ पे सेविंग जीरो है, जितनी आपकी इनकम है उतनी ही आपकी कंजप्शन है। 100 रुपया कमा रहे हो, 100 रुपया खर्च रहे हो, तो सेव कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे आप कमा कुछ नहीं रहे हो, पर 25 रुपए खर्च रहे हो, यानी कि पुरानी सेविंग है, कहीं से भी आपने -25, कहीं से भी आपने 25 रुपए उठा दिए, तो सेविंग आपकी माइनस चली गई है। ठीक है, यहाँ पे 175, इसमें से इसको माइनस करोगे 19, 200 में से 250 माइनस करोगे 15, इन दोनों में से इसको माइनस करोगे 62.5, इन दोनों को माइनस करोगे 75। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, ऑटोनोमस है। आपकी चाहे सेविंग इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, चाहे आपकी इनकम इंक्रीज हो डिक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट इतनी ही रहेगी, इन्वेस्टमेंट आपकी चेंज नहीं होगी, वो अपने आप ही हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी हर जगह सेम ही रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, अब आपने देखना है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, जहाँ पे आपकी सेविंग किसके इक्वल होगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे आपकी सेविंग क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो कांस्टेंट है, चाहे आपकी इनकम इंक्रीज हो डिक्रीज हो जो भी हो, ये सेम ही रहेगी आपकी। ये 75 है तो ये 75 पे ही रहेगी, ये बढ़ेगी घटेगी नहीं। ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा जब आपकी सेविंग बढ़ते बढ़ते इसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे आपका सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम है। क्लियर? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, सिंपल है। सेविंग आपकी नेगेटिव से जा रही है, क्योंकि एक टाइम था जब आपकी सेविंग नेगेटिव भी थी, फिर यहाँ पे आपकी सेविंग जो थी वो जीरो थी, यहाँ पे आपकी -25 थी आई थिंक। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आया जब आपकी सेविंग क्या आ गई, 75 आ गई, इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग, तो यहाँ आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। क्लियर? चलिए, इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है वो खत्म। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीओटी, सीयूईटी में इन टॉपिक से आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल्स टू सप्लाई। डिमांड जो है लेबर की, वो उसकी सप्लाई के इक्वल है।
मुझे 1000 लेबर चाहिए तो मार्केट में अवेलेबल भी 1000 ही लोग हैं, और 1000 के 1000 जो मार्केट में लेबर अवेलेबल है वो मैंने अपने काम पे रख लिए। मतलब जितनी डिमांड है लेबर की उतनी ही सप्लाई, सप्लाई ज्यादा नहीं है लेबर की। मीन्स ऐसा नहीं है कि जिनको काम चाहिए वो 500 है और मेरे पास कितने लोगों की जगह है, 100 लोगों की जगह है, तो वो जो 400 हुए वो मेरे क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। बट ऐसा नहीं है, जितनी डिमांड है, मतलब मुझे अगर 100 लेबर चाहिए तो सप्लाई भी 100 की ही है, उससे ज्यादा नहीं है। उतने ही लोग हैं जिनको काम चाहिए। मार्केट में 50 लोग हैं जिनको काम चाहिए, मैंने फैक्ट्री खोली तो मेरी डिमांड भी कितने लेबर की थी, 50 की थी, तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई। माइंड में वर्ड्स काम चाहिए, वो नहीं जिनको काम चाहिए ही नहीं। क्लियर? तो जब आपकी डिमांड फॉर लेबर सप्लाई फॉर लेबर की इक्वल होती है तो कौन सी, लेस एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रक्चरल क्या बोला था मैंने, स्ट्रक्चरल बोला था जब आपकी स्किल्स नहीं है, जब आपके स्किल्स नहीं, ऐसे आप याद रखिएगा स्किल्स, ठीक है। तो लेस एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, ठीक है। तो लेस कैसे एम्प्लॉयमेंट हो गई, 50 लोगों को ही काम चाहिए तो मैं 50 को दे रही हूँ, तो लेस एम्प्लॉयमेंट तो हो नहीं सकती। तो ये आपका आ जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जितनों को काम चाहिए उतनों को काम मिल रहा है, दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क गेट वर्क, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन सिचुएशन ऑफ जीरो एम्प्लॉयमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है, मैंने पहले ही बताया। एक होती है आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एक होती है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मैंने इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझाया था। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स वो लोग जिनको काम चाहिए उनको काम मिल रहा है, ठीक है, वो आ जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट। और वो लोग जिनको काम नहीं चाहिए उनको काम नहीं मिल रहा है। क्लियर? जीरो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कोई भी अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, ठीक है, कोई ऐसा है ही नहीं जिसको काम नहीं मिल रहा, ठीक है। आपको काम नहीं चाहिए आप तो भी काम कर रहे हो, सपोज करो आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा बट आप फिर भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो यानी कि नहीं काम चाहिए तो भी आप काम कर रहे हो, तो वो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, काम चाहिए तो काम कर रहे हो, काम नहीं चाहिए तो भी काम कर रहे हो, वो आ जाती है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल मीन्स आपको काम चाहिए तो ही काम मिलेगा। क्लियर? तो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में तो क्या मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, नहीं। एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी थोड़ी गुंजाइश अनएम्प्लॉयमेंट की होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट है, सॉरी, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी सी गुंजाइश अनएम्प्लॉयमेंट की होती है। क्यों? क्योंकि जो लोग काम नहीं करना चाहते उनको काम नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन जीरो में जो नहीं करना चाहते उनको मिल रहा है, तो ये सेम नहीं है, तो ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कम्स अंडर। सपोज करो मैं कोई फॉर्म खोली है मैंने, मैं वहां कोई प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, तो मैं अपने वर्कर्स को बोलती हूँ कि 5 दिन लगेंगे रॉ मटेरियल को यहाँ आने के लिए, तो आप 5 डेज के लिए ऑफ कर लो, ठीक है, 5 डेज के लिए ऑफ कर लो क्योंकि रॉ मटेरियल कम हो गया है। ऐसा नहीं कि मैं आपको हमेशा के लिए निकाल रही हूँ और आप अनएम्प्लॉयड हो रहे हो, आपको पता है कि 5 दिन के बाद आप आओगे और आपने आके अपना काम करना है। क्लियर? तो वो थोड़ी शॉर्ट टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया तो आएगा तो आप दोबारा काम शुरू कर दोगे, तो वो थोड़े टाइम के लिए कौन सी होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? स्ट्रक्चरल में क्या था, स्ट्रक्चरल में स्किल्स नहीं थे, आप हमेशा के लिए अनएम्प्लॉयड थे, क्यों? क्योंकि आप स्किल्स ही नहीं है आप में। फ्रिक्शनल में क्या है, थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, आप जॉब चेंज करे हो, रॉ मटेरियल खत्म हो गए हैं या मशीन्स खराब हो गई हैं, कुछ भी ऐसा रीजन है तो वो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। इन द टू सेक्टर मॉडल, इन विच टाइप ऑफ टू सेक्टर मॉडल में कौन सी इकोनॉमी होती है, मैंने पहले ही बताया कुछ चीजें थी। एक तो ये टू सेक्टर मॉडल था, इसमें गवर्नमेंट नहीं थी। इसके बाद क्या थी, ओपन इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, फ्री इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी,
ठीक है, बाहर की इकोनॉमी की कोई इंटरवेंशन नहीं थी, गवर्नमेंट की नहीं थी, तो हम बाहर की इकोनॉमी कैसे बर्दाश्त कर लेते। ठीक है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स बाहर की इकोनॉमी की इंटरवेंशन नहीं है। नेक्स्ट, इन द टू सेक्टर मॉडल ऑफ डिटर्मिनेशन एग्रीगेट सप्लाईज, मैंने ये भी आपका assumption से आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। assumptions, आप चाहे थ्योरी पढ़ रहे हैं चाहे कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उनके assumptions अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन assumption से बनते हैं। ठीक है, वहां पे पूरी की पूरी थ्योरी लिखने को तो देंगे नहीं आपको। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही देंगे, बीच में से जो assumptions वगैरह है इनसे आपको कोई भी assumption उठा के डाल देंगे। जैसे टू सेक्टर मॉडल है डिटर्मिनेशन का जो कीन्स ने दिया है, उसमें एग्रीगेट सप्लाई क्या है। अब आपने ये लास्ट वाला assumption छोड़ दिया, क्वेश्चन आ गया उसमें से, तो क्या था, इलास्टिक था, इन इलास्टिक था। मैंने बताया इलास्टिक क्या होता है, जो चेंज हो जाता है। इन इलास्टिक मीन्स नो चेंज। इन इलास्टिक मीन्स नो चेंज। तो एग्रीगेट सप्लाई आपकी चेंज होती है नहीं होती, हमने पढ़ा था। एग्रीगेट सप्लाई आपकी चेंज हो रही थी या नहीं हो रही थी, हो रही थी। सो इट इज परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर, सो एग्रीगेट सप्लाई भी चेंज हो रही थी, एग्रीगेट डिमांड भी चेंज हो रही थी, और एक पॉइंट था जहां पे एग्रीगेट सप्लाई आपके एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाती, तो वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, तो ये आंसर आपका ए। क्लियर, इसी के साथ आपके जो टॉपिक्स हैं वो खत्म होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो टॉपिक है आपका आज का खत्म होता है। आज हमने पढ़ा एक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, और कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी हमने, जैसे कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर हमने पढ़े दो अप्रोचेस डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के। कौन से दो अप्रोचेस थे, एक था आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरा कौन सा अप्रोच था आपका, दूसरा था सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर, ये हमने पढ़ा, और इसके अलावा हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है, आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर होगा। इसके बाद कल का जो लेक्चर है हम फिर से जो है, आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है। और हमारा जो ऐप है, ऐप में आपको फ्री वीडियोस जो हैं ये अवेलेबल की गई हैं, इसके साथ साथ इनके नोट्स जो हैं वो भी आपको ऐप से मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। प्लस इनके जो डेली टेस्ट होते हैं, जो आपके डेली प्रैक्टिस शीट, जैसे आज मैंने ये टॉपिक करवाया तो इसकी प्रैक्टिस शीट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, या ऐप से मिल जाएगी। सो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।